सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, एक बढ़िया सत्र आज भी रहा। लेकिन आज के सत्र में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि आज गैप अप हुआ, शुरुआत हुई, तेज़ी रही, तेज़ी के बाद बाजार ने पूरे दिन बाजार को होल्ड किया और होल्ड के साथ ही क्लोजिंग हुई। तो एक अगर आप वैसे देखेंगे तो पूरे दिन का कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स में आज अच्छी खरीदारी थी और तेज़ी का जो रुझान है वो बाजार में बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बेटर है, रेंज बाउंड ट्रेड है, गैप अप शुरुआत है, ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है और न्यूज़ आ रहे हैं, ट्रिगर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अर्निंग ख़त्म हो चुके हैं तो अब ट्रिगर थोड़े से स्लो हैं, स्लगिश हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको मोमेंटम मिलता ही रहेगा बीच ना बीच किसी ना किसी स्टॉक के ऊपर। कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा कामकाज था तो वहाँ पे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही थी। ऑटो में खरीदारी थी, नए रिकॉर्ड्स पर पहुँचे, मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी में था। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। और बाकी पॉली कैप जैसे स्टॉक बढ़िया तेज़ी में 4700 आज पार हो गया। इसके अलावा बैंक्स में बाइंग थी, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स में। आईटी में आज खरीदारी थी, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह तेज़ी में थे। विप्रो अपने नए हाइस पर आ गया। एचएएल, बीडीएल यहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। ओएमसी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग थी, आईटीसी फ्लैट था। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। और कैश मार्केट के शेयरों में आपको ज़्यादा एक्शन दिखाई पड़ेगा आज के सत्र में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी का रुझान है, वहाँ ज़्यादा एक्साइटमेंट है कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। तो उनके ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिगर तो है नहीं अगले हफ्ते के लिए या कल के लिए, मतलब मंडे के लिए एचडीएफसी बैंक की मीटिंग्स होंगी 2, जिसमें एचडीएफसी बैंक का एक मीटिंग है गोल्डमैन के साथ और दूसरी है कोटक के साथ 19 और 21 को। तो इन दोनों का आप नज़र रखिएगा। एचडीएफसी बैंक थोड़ा फोकस में रह सकता है अगले हफ्ते। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। मेटल मैच खरीदारी थी, आईटी में खरीदारी थी, तो इस तरह की खरीदारी का रुझान चल ही रहा है। सो सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेता हूँ और बातचीत करता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यम के ज़रिए मेरे पास आते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले सवाल जो हर बार कही रहता है कि सवाल ही थोड़ी देर तक मुझे नहीं दिखते हैं। ओके, अच्छा एक लिस्टिंग भी थी वो फार्मा कंपनी की, वो भी थोड़ी डिस्काउंट पे होते हुए दिखाई पड़ी, 4-5% के डिस्काउंट पे जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। ओके, सवाल आपका सिलसिला शुरू करते हैं। सर, व्यू ऑन कॉन्फिडेंस पेट्रो। कौशिक सर, वो एक टाई अप हुआ है रिसेंटली, उस टाई अप के बाद चलना शुरू हुआ है और ये अभी रहेगा इसमें मोमेंटम। आज एक अच्छा ब्रेकआउट भी है जो टेक्निकल जानकार मान रहे हैं। फंडामेंटली वैसे भी इसमें कुछ न्यूज़ फ्लोज है, उसके दम पर चल रहा है। मतलब अभी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि हमारे एक रिपोर्टर गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि 3000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप अचीव कर लेंगे, ऐसा कुछ बोला कि एक बहुत बड़ा नंबर था। तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि इतना बड़ा मार्केट कैप, तो बोले हाँ हमारे प्लान है एग्रेसिवली। तो आप ठीक है, अगर मैनेजमेंट इतनी बुलिश कमेंट्री दे रहा है तो अभी तो आप बने रहो, लेट्स सी आगे क्या आता है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप बने रहो उसमें। एनी स्पेसिफिक रीज़न क्यों कोर पोर्टफोलियो में कम से कम स्टॉक रखने चाहिए? सर, कोर पोर्टफोलियो में कम से कम नहीं, जितने आप मैनेज कर पाओ उतने स्टॉक रखने चाहिए। ये आप ज़्यादा मैनेज कर सकते हो, आप ज़्यादा मैनेज कर लो, कोई इशू नहीं है। अब आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई पुराना इन्वेस्टर है जिसने एक ज़माने में रिलायंस लिया था, उसका रिलायंस वहाँ से अब ऑल टाइम हाई रिलायंस काट रहा है, तो उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो वो छोड़ चुका है अब रिलायंस को। उसने टीसीएस लिया, वो भी छोड़ चुका है, एशियन लिया, वो भी छोड़ चुका है। तो एक समय बाद उसके पास एक बंच ऑफ क्वांटिटी होगी इन सभी क्वालिटीज़ की। तो अब वो पॉली कैब ले रहा होगा, पॉली कैब भी छोड़ देगा कुछ दिन बाद, या जेके सीमेंट ले रहा होगा वो भी छोड़ देगा, यूएसएल ले रहा होगा वो भी छोड़ देगा। तो उसके पास एक बड़ा क्वांटिटी आ चुका है और अब उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया और उसे मैनेज करने की भी इशू नहीं है, क्योंकि आधे तो ऐसी कॉस्ट पर हैं जो कभी आएंगे ही नहीं, और आधे ऐसी कॉस्ट पर हैं जहाँ पर वो थोड़ा बहुत नीचे आएंगे तो और ऐड कर लेगा। सो विद टाइम उसकी क्वांटिटी अपने आप ही इतनी सब्सटैंशियल हो चुकी होती है। सो कोर पोर्टफोलियो में हमेशा वो स्टॉक रखिए जो कि सबसे मजबूत और सबसे स्टेबल है, जैसा फंड हाउसेस करते हैं, जैसा एलआईसी ने किया हुआ है। और उनकी क्वांटिटी उतनी रखिए जितनी आप मैनेज कर पाएँ। आप एक इंडिविजुअल के हिसाब से कितना मैनेज कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग की अच्छी कैपेसिटी होती है मैनेज करने की, वो कर लेते हैं। सो कुछ लोग तो 70-72 शेयरों की लिस्ट भेज देते हैं मुझे कि इनको चेक करो, तो मैं तो नहीं देख सकता इतने शेयर, तो मैं सॉरी लिख देता हूँ एक लाइन में। लेकिन ऐसे इतनी भी शेयर नहीं होने चाहिए कि आपको खुद को समझ में ना स्क्रॉल कर चलाएं कि मेरा पहला शेयर कौन सा था और आखिरी शेयर कौन सा है। हर तरफ का शेयर मत उठा लीजिए, सबकी थाली का लड्डू अच्छा लग रहा है इसलिए रख लिया अपने पास, ऐसा मत करिए। आपको जो खाना है वही पिक करिए। कहते हैं ना, हर चीज़ भरने लगेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगा तो क्या करोगे उसका। सो वेस्ट मत करिए, लेकिन उतना रखिए जितना ज़रूरी हो आपके लिए, और ज़रूरी आप ही डिसाइड करोगे कितने हैं, कितना आप मैनेज कर सकते हो। सो कम नहीं, लेकिन एडिक्वेट रखिए जितना आप मैनेज कर पाए।
Sir, mention any NBFC company which is cheap valuation. Suggest any solar or green company which is higher capacity expansion. सर सोलर ग्रीन में तो मुझे केपी एनर्जी केपी ग्रीन से ही लगते हैं, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट से मैंने खुद बात की हुई है, वो कंपनियाँ ठीक है। एसडब्ल्यू सोलर भी काम कर रही है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट से मैंने बात नहीं की है। इनकी मैनेजमेंट से मैं खुद बातचीत करे बैठा हूँ, इसलिए मुझे दोनों ठीक लगते हैं। केपी एनर्जी के नंबर अभी ख़राब थे लास्ट क्वार्टर के, लेकिन कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा ऑर्डर उनके लिए पेंडिंग है, सो वो एक ट्रिगर उनके लिए रहेगा आगे। सो उनकी मैनेजमेंट आज आप किसी और चैनल पर उन्होंने देखा भी था, तो आप सुन सकते हैं उनकी मैनेजमेंट को कहीं पे। उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी वैसे भी, केपी एनर्जी और केपीआई ग्रीन दोनों। रही बात आपके एनबीएफसी स्पेस में, तो एनबीएफसी में सर मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लगता है, लेकिन वो एनबीएफसी नहीं, वो बैंक है, क्योंकि उसमें एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड एनबीएफसी मर्ज हो चुकी है। सो एक अच्छे वैल्यू पर वो है, अवेलेबल है। वो बैंक है, लेकिन वो उसमें भी एनबीएफसी एक है। चोलामंडलम अच्छी एनबीएफसी है जिसको आप देख सकते हो, अदरवाइज मुर्गप्पा ग्रुप वाली। बाकी तो ऐसा सच कोई अभी मुझे याद नहीं आ रही। मुथूट नीचे के दाम पर अवेलेबल है, लेकिन वो आपको चला ही नहीं बहुत टाइम से, क्यों लूँ उसको, गोल्ड फाइनेंसिंग नाम है। सो ये कुछ नाम है जिनको आप अदरवाइज देख सकते हो, बट मतलब व्यू माइट डिफर। सो आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से। ओके, आईटी सेक्टर ऐड करना ठीक है, और मुथूट फाइनेंस, मुथूट इज़ बेटर, बट अगर आपका टाइम फ्रेम है तो आईटी सेक्टर के केस में सर ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। सो बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत हो गई है यहाँ पर। अब आप बहुत चला हुआ है पूछोगे तो कहाँ चला है, ऐसे पहले फर्स्ट हाफ में चले पूरा मिड कैप आईटी, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, सब ज़बरदस्त चले, एलटीटीएस, जिसका नाम लो, कोफोर्स, परसिस्टेंट, सब। फिर एक ऐसा टाइम आया कि ये थके, तो अब लार्ज कैप आया उसमें, फिर उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तो आज भी अपना नया हाई बना रहा है। सो ये सब चलने शुरू हो गए, तो ऐसे करके अब लार्ज कैप चल रहा है। तो अब आप क्या पिक करोगे? आपको लग रहा है कि मिड कैप आईटी में ले लेता हूँ थोड़ी पोजीशन, तो वहाँ पर सब कुछ तो ऑलरेडी भागा हुआ था, भाग के 100 रुपये की चीज़ 500 हो के वापस 400 हो गई, तो आपको लग रहा है महंगा है, सस्ता हो गया। अरे वो 100 से 400 भी तो गया है, तो थोड़ा और कूल ऑफ होने दो। 1 2 नाम अच्छों में हैप्पीएस्ट माइंड है, बहुत समय से कंसोलिडेशन में पेशेंस लेगा, जहाँ तक ले जाए। या ये टाटा की जो नया आईपीओ है, टाटा टेक, ये बेटर है, लेकिन ये कहाँ तक कूल ऑफ होगा ये भी डिपेंड करता है। तो अगर पेशेंस है आप में और थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, टाटा टेक इज़ अ गुड बेट, आप उसको देख सकते हो। समय लेगा, क्योंकि ये पहले आईपीओ का कूल ऑफ पीरियड निकालेगा, धीरे धीरे करके नंबर आते रहेंगे, कुछ चीज़ एडजस्ट होंगी, उसके बाद चलेगा। सो ये जितना भी टाइम उतना ही रहना है सर, 15% ही बनाना है बाज़ार में। आप एक बार में 400 बनाकर 10 साल तक 400 पे रुके रहो, मतलब होता नहीं है कि आज भाग के आप रुक के खड़े हो गए, पीछे पीछे सब आगे दौड़ के वहीं पहुंच जाओगे आप एंड में। तो ऐसी सिचुएशन है ये। आज टाटा टेक ऑलरेडी 400 रुपये का आईपीओ 1400 दिखा कर आया है, उसके बाद फिर कूल ऑफ हो रहा है। मतलब आईपीओ का दाम मैं भूल गया, लेकिन हाँ जितने का भी था वो 1400 होके आया है। सो 1400 दिखाने के बाद अगर कूल ऑफ हो भी रहा है तो कूल ऑफ ही रहेगा, तब तक बाकी आईटी कंपनी एडजस्ट कर लेंगी, सेक्टर के बराबर 15% पी निकाल लेगा, साल का या 2 साल का, उसके बाद फिर ये चलना शुरू हो जाएगा वापस। सो कूल ऑफ का पीरियड में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो ज़रूर करो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Sumit sir, how can I understand a stock has higher valuation or not? Is there any calculation? I mean, how to find a stock has higher valuation? दास साहब, पहली चीज़ योर एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग। मतलब मार्केट में एवरीथिंग इज़ योर एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ में भी एंड मार्केट में भी एवरीथिंग इज़ योर एक्सपीरियंस। आपको जितनी भी जल्दी मचा लो, एक्सपीरियंस अपने आप आएगा, समय के साथ ही आएगा। 18 साल का लड़का एडल्ट जो होता है, या 21 साल का लड़का जो एडल्ट होता है, वो 21 ही में होगा ना 19 में होगा, ना 17 में होगा, ना 15 में होगा, वो 21 ही में होगा। सो समय के साथ आ जाएगा एक्सपीरियंस, पहला। रही बात वैल्यूएशन पार्ट की, तो पी इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक इंडिकेटर है अमंग ऑल। सो पी टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। पी इज़ प्राइस टू अर्निंग, यानी कि आज अगर बाजार किसी एक शेयर को 10 रुपया अर्निंग के 20 गुना ऊपर, यानी 20 के मल्टीपल पर कामकाज करा रहा है, तो शेयर का दाम 200 रुपया होना चाहिए, मोटा मोटा 10 रुपये की ईपीएस और 20 गुना ऊपर तो 20 का 200 रुपये का दाम। अगर कल को वही शेयर 600 रुपये हो जाता है और अर्निंग 10 ही रुपये रहती है, तो अब उसका पी कितना गुना हो गया? वो 6 गुना ऊपर हो गया, तो 60 टाइम्स पे काम कर रहा है। सो 60 टाइम्स पे काम कर रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो इस तरह की अर्निंग का पी निकलता है। तो अब ऐसे पी का आइडियल पी क्या हो? आइडियल पी हो या तो हिस्टोरिकल, आमतौर पे वो शेयर 20 पे काम करता है, सडनली 60 हो गया, तो इसका मतलब महंगा हो गया। या ग्रोथ, अगर वो ईपीएस लगातार बढ़ती चली जाए तो बाजार उसको वैल्यू भी उस हिसाब से देता है। 3 प्रोडक्ट,
कभी कभी क्या होता है एफएमसीजी की डिमांड ज़्यादा होती है, या लिकर की डिमांड या हॉस्पिटल की डिमांड, जिनकी रिकलिंग डिमांड होती है वहाँ पी भी ज़्यादा दिया जाता है। आईटी लो पी, पीएसयू बिल्कुल लो पी, लेकिन सडनली पीएसयू री-रेट हो गया तो उनके हाई पी होने लग गए। सो ये बहुत सब्जेक्टिव है, एंड विद टाइम यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है सर मार्केट में आज तक 15-17 साल से मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीखना ही जारी है, तो ये चलता रहेगा। इट्स ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस, सो एन्जॉय द प्रोसेस एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसे रखो और विद टाइम आप धीरे धीरे समझ जाओगे किसी भी कंपनी के। एक कंपनी की आराम से एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, 2-3 बार की कॉन कॉल सुन लो, उस कंपनी को इन एंड आउट आप समझ जाओगे। इतना ही करना होता है, उससे अपने आप बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सर पीएनबी और जोमेटो में अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? अगर नहीं तो किस प्राइस पर लेना सही रहेगा? सर पीएनबी फिर भी कर सकते हैं, जोमेटो के केस में आई एम नॉट स्टिल कन्विंस, क्योंकि नंबर्स बिटवीन द लाइन वीक थे। फ्रंट ऑफ इट तो अच्छे थे, लेकिन बिटवीन द लाइन वीक थे। सो पीएनबी इज़ कंफर्टेबल कंपेरेटिवली, लेकिन जोमेटो को थोड़ा स्किप करिए, ज़्यादा बेटर है। अब लेकिन किसी भी पीएसयू में जाइएगा तो स्टॉप को ज़रूर लेके जाइएगा। सेंसेक्स के फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं आई जैसे उसके ऑप्शंस में है। मलिक साहब ये वॉल्यूम के लिए एनएससी फ्यूचर इज़ द बेस्ट सो फार। मैक्सिमम लोग वहीं ट्रेड करते हैं, ये बीएससी में वॉल्यूम थिन होता है। कॉलो और पुटों का जो प्रीमियम कैसे आपने रिसेंटली मूव करा था, वो एक बहुत बड़ा उस पर आर्टिकल भी छपा था कि किस तरह से उसे मैनेज किया गया। सो ये तरह की चीज़ों में जहाँ लो वॉल्यूम है वहाँ पढ़ने का मतलब नहीं होता कि उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सो आईटीसी कैन नॉट बी मैनेज, रिलायंस कैन नॉट बी मैनेज, बिकॉज इतना बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम है, कैसे कोई मैनेज कर सकता है। बट अ स्मॉल का स्टॉक या एसएमई कैन बी। तो इसलिए ज़रा देख कर ये काम करो इनमें आप। Indus and Kotak booked partial profit in Tata Power. You view on this? You have also have GMR, JSW, small quantity should have. सर देखो अनिल जी, बहुत बड़ी सूची है क्योंकि आपकी GMR, JSW आप होल्ड कर रहे हो, पार्शियली होल्ड कर सकते हो, थोड़ा पैसा निकाल सकते हो। आप चाहो तो CG पावर या ट्यूब में डाल सकते हो, कोई हार्म नहीं है। क्वालिटी दोनों कंपनियों की अच्छी है। थोड़ा पैसा GMR और JSW से निकालने में कोई हार्म नहीं है। वन, टाटा पावर से थोड़ा पैसा निकाला, वो भी आप यहाँ पार्क कर सकते हो। कोटक इज़ अ गुड बैंक, बट आज की डेट में अगर आप बोलोगे तो कोटक से ज़्यादा अट्रैक्टिव सिचुएशन में HDFC बैंक खड़ा है, क्योंकि कोटक को एक समय तक प्रीमियम मिला है उदय कोटक साहब का। HDFC बैंक को भी मिला उस प्रीमियम, मैनेजमेंट का प्रीमियम, बट HDFC बैंक के मैनेजमेंट प्रीमियम के बीच में नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इसलिए अगर वो नीचे मिल भी रहा है तो उसमें बहुत हार्म नहीं करेगा वो आपको। HDFC बैंक यहाँ से 30% चलिए और मान लीजिए गिर जाता है तो भी कितना गिर जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। सो HDFC बैंक के पास चलने की जो अपर बैंड है वो बहुत बड़ा है और लोअर बैंड बहुत कम है। सो इसलिए वो सेफ साइड है। कोटक के केस में अभी तक नंबर का सिचुएशन नहीं पता है, और वैसे भी ये ग्रुप में भी थोड़ा फ्लॉ रहा ही है कुछ समय से। तो इसीलिए मतलब ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, कल किसी फंड मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बात समझाई। सो इसीलिए एक बार को आप पिक करना चाहो तो HDFC बैंक वुड बी अ बेटर बैंक कंपेरेटिवली। एंड टाटा पावर आप होल्ड कर सकते हो, ऐसा कोई हार्म नहीं है, बहुत अच्छा बैंक कंपनी है। थोड़ा चला है इसलिए वो महंगा लग रहा है, लेकिन कुछ समय में सस्ता हो जाए ज़्यादा बेटर है। ओके चलिए ज़रा कुछ और सवाल भी आए होंगे, वो भी ले लेता हूँ। कहाँ गया जी? ऑल लार्ज कैप IT 30% प्रॉफिट लाइक इन्फो, TCS, HCL एंड पेटीएम 50% लॉस। संयम सर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही खुद कंपेयर कर रहे हो अ क्वालिटी अ प्रॉफिटेबल कंपनी विद अ लॉस मेकिंग कंपनी। आप कहाँ इन्फोसिस, TCS से कंपेरिजन कर रहे हो पेटीएम से? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी ऑफ द कंपनी, आई एम कमेंटिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लॉस। सो अगर पेटीएम प्रॉफिट में आ जाए तो इट्स अ वेरी गुड एसेट, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट इज़ द की। तो मेरी समझ के हिसाब से आप प्रॉफिट के साथ बने रहो, लॉस को पालते हैं, ये हमारा सबका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। हम पूरी ज़िंदगी प्रॉफिट को काट लेते हैं, लॉस को पाल लेते हैं। ये एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ 2000 रुपये में ली है और वो शेयर टूट के 1500 आ गया तो आपको लगेगा नहीं अभी और चल जाएगा। 1200 आ गया, आपको होगा नहीं नहीं और चल जाएगा। 800 आ गया, होगा नहीं नहीं अब तो चला ही जाएगा, अब क्या ही बेचें। लेकिन अगर वही शेयर 2000 का 2500 होगा, 3000 होगा, आप तुरंत जाके बेच दोगे कि यार इतना अच्छा पैसा बन रहा कहीं नीचे ना आ जाए। सो हमारी ये बेसिक साइकोलॉजी है कि हम लॉस को पालते हैं और प्रॉफिट को बेचते हैं। तो कोशिश करनी उल्टी चाहिए कि लॉस को काटना है और प्रॉफिट को पालना है। तो इसको आप थोड़ा करने, इस पर काम करो। आप जो अच्छे एसेट ओन कर रहे हो ओन करते रहो, कोई हार्म नहीं है। जहाँ लॉस है, गलती हो गई काट दो, गलती सबसे होती है, हमसे हो गई काट दीजिए, सिंपल। Which perform better always even in recession? Sumit bhai suggest stock which perform better always even in recession. United Spirits, जितना रिसेशन आएगा उतना बेटर होगा आई थिंक। तो आप उसको एक बार को देख सकते हो। और इवन अपोलो हॉस्पिटल, जितना रिसेशन आएगा उतना बेटर होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बिजनेस इससे रिलेटेड नहीं होता, उल्टा इसमें और ज़्यादा शायद काम भी कर जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, और अगर आएगी तो देखा जाएगा।
लेकिन मार्केट सेंटिमेंट में ऊपर नीचे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कारोबार वाइज दे आर फर्मली बेटर, तो आप उस हिसाब से इन्हें देख सकते हो। ओके, रिलैक्सो शेयर पे बना रहूँ निकल जाऊँ? सर अभी तो बने रहो सतीश जी, क्योंकि नंबर इस बार के ठीक थे, शायद बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मिक्स एंड मिक्स नंबर थे, क्यों उनके अच्छे वाई अच्छे थे। सो एज ऑफ नाउ तो बने रहो, ऑलरेडी बड़ी बिकवाली आप देख चुके हो, सो होल्ड करना ज़्यादा बेटर है एज ऑफ नाउ तो। आरती इंडस्ट्री, कैन आई बाय? अब बल्क तो नहीं बोलूँगा, बट 30% यू कैन बाय आउट ऑफ, या 40% यू कैन बाय, क्योंकि अब बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं होगा, और 52 वीक्स लो के आसपास वहाँ जाए तो एक बार को आप फिर अपनी बल्क क्वांटिटी कर सकते हो। मतलब द SIP वुड बी अ बिगर और हेफ्टियर SIP नाउ यू कैन यूज़। तो अगर 10% की SIP थी तो 25% या 30% की SIP करके आप एक बार को एंटर कर सकते हो। बल्क कभी भी नहीं लेना चाहिए जब तक डिस्ट्रेस ना आए, डिस्ट्रेस आए तो आप एक बार को एंटर कर सकते हो। View on Tata Elxsi has been invested from last 3 years, grown on 9% CAGR. You can stay invested वैभव जी, क्योंकि आप जब एंटर करके गए तो थोड़ा ऑलरेडी चल के अपर एंड पर रुक गया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 10,000 का लेवल भी देखा है। आज के हिसाब से CAGR आपको कम दिखेगी, 11,000 पे यही CAGR आपके बढ़ के करीब 12-13% हो जाएगी। सो ठीक है, अभी आप बने रह सकते हो, कूल ऑफ पीरियड है, नीचे मिल जाए तो और ऐड भी कर सकते हो, सिंपल है। Did rebalancing today and shifted 80% of our portfolio to debt. Rest is in HDFC and Asian Paint only. Is it better to wait for time being? आकाश सर, ये कुछ हद तक सही है। डेट की बजाय आप लिक्विड फंड में जा सकते थे, क्योंकि लिक्विड फंड में आपके पास पैसा रहता तो आप उसको इजीली फ्लेक्सिबली यहाँ लेके जा सकते थे। बट ठीक है, दोनों कंपनियों का चुनाव खराब नहीं है और डेट का कॉल भी सही है, लेकिन 80% का रेशियो थोड़ा और घटा सकते हो आप, 60 कर दो या 50 कर दो, ताकि 50 को और लिक्विड रखो अपने पास, ताकि अपॉर्चुनिटी मिलती रहे तो ऐड करते रहना। लेकिन डेट क्योंकि लॉक हो जाएगा और लॉक इन पीरियड बड़ा होता है उसमें और लॉस होता है इंटरेस्ट का, तो इसलिए एक बार को आप जाना चाहो तो लिक्विड फंड में चले जाओ, वहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी मेरी अगले हफ्ते नहीं होगी, मैं छुट्टी पर हूँ, तो उसके अगले हफ्ते मंडे को अब आपसे मुलाकात होगी, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी, आपके साथ नहीं मौजूद रहूँगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।